व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज एनालिसिस वाली बुक में हम लोग आ चुके हैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। हम लोगों ने पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा है, हम लोगों ने पूरा का पूरा P&L का फॉर्मेट सीखा है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी हम लोगों ने कंप्लीट करे हैं। हमारे पास मेनली अब बचता है पूरा कैश फ्लो और पूरा रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो को मैंने ऑलमोस्ट 6 डेज दिए हैं इस शेड्यूल के अंदर और 6 दिन के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपका कैश फ्लो का कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है। तो चलिए आज कैश फ्लो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कैश फ्लो के नोट्स बेसिकली बनाएंगे क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स वही नोट्स हैं जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बनवाए हैं। आज से 6 महीना पहले मैंने लास्ट बैच को बनवाए थे। कैश फ्लो चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, तो नोट्स आर द सेम। नोट्स आपको साथ साथ बना लेने हैं, सारी चीजें लिख लेनी है और क्वेश्चंस जो मैं आपको कराने वाला हूं कल से, आज तो सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं और चीजें समझनी है। प्लीज आज के इस वीडियो के नोट्स को एक एक नोट अपने हाथ से लिखना, एक एक नोट को समझने की कोशिश करना। यूजुअली अगर आप वीडियोस 2x पे देखते हो तो इसको नॉर्मल स्पीड पे देखना एंड इवन और हल्का कर लेना जहां पे आपको चीजें समझनी है। जब तक समझना है आगे मत बढ़ना, रोक रोक के देखना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ध्यान से सारे नोट्स बना लेना ताकि कल से हम क्वेश्चन शुरू कर पाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आपके सामने आ रहे हैं अब सारे के सारे कैश फ्लो के नोट्स। चलिए लेट्स बिगिन। आज इस शानदार चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारे पास सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, एक्चुअली में व्हाट इज द नीड ऑफ कैश फ्लो। देखो, जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं, जब भी हम किसी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी को अपना हिसाब किताब देखना है। हिसाब किताब देखने के लिए कंपनी के पास जो बुक्स होती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के पास क्या क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं कि कंपनी को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी चेक कर सकता है अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी को अपनी इक्विटी के बारे में देखना है कि यार इक्विटी कैसा चल रहा है, कंपनी के अंदर कितना इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कैसे चल रहे हैं, शेयर्स का क्या हिसाब किताब है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। कंपनी को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है, कंपनी को अपनी वेल्थ चेक करनी है, कितना कंपनी के पास एसेट्स हैं, कितने कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंस शीट। यही हमारे पास मेन चीजें, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, यही हमारे पास सोल प्रोप्राइटर के लिए भी बुक्स होती थी। तो सर फिर हमारे को क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट की? इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे चीजें इजी करूंगा। फॉर एग्जांपल ये चिंटू है, ठीक है। इस चिंटू का सीजन लगा और चिंटू ने खूब माल बेचा। ओके सर, चिंटू ने खूब माल बेचा, चिंटू ने सेल करी 12 लाख रुपए तो क्रेडिट और 3 लाख रुपए कैश। इट मींस चिंटू ने टोटल 15 लाख रुपए की सेल करी, सही है। अब 15 लाख में मोटे मोटे चिंटू के 3 लाख रुपए के खर्चे हुए, 3 लाख के एक्सपेंसेस हुए और चिंटू ने बोला अरे वाह मजा आ गया, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। यानी टोटल चिंटू के पास 15 लाख रुपए का RFO था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और 3 लाख के एक्सपेंसेस थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमने एक्सपेंसेस हटा दिए तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 12 लाख रुपए। चिंटू के पास 12 लाख का प्रॉफिट आ गया, चिंटू फुल खुश। चिंटू अपने घर गया, चिंटू ने जाके मिसेस चिंटू को बताया कि अरे आज तो मजा आ गया। देखो मिसेस चिंटू थोड़ा गुस्से में है, वैसे ही थोड़ा सा इनका मूड ऑफ है। तो चिंटू ने बताया चिंता मत करो, आज 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आज हम मार्केट चलेंगे, आपको कुछ दिलवाता हूं। चिंटू ने कहा 12 लाख का प्रॉफिट है। ओहो, तो मिसेस चिंटू तो एकदम खुश हो गई, थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आई कि वाह, चलो फिर एक ज्वेलरी स्टोर में चलो। तो अब ये ज्वेलरी स्टोर में जा रहे हैं दोनों, ये दोनों यहां से उठे
और सीधा गए ज्वेलरी स्टोर में। अब ज्वेलरी स्टोर में गए तो मिसेस चिंटू ने बोला आज मैं खूब ज्वेलरी लूंगी क्योंकि 12 लाख तुम्हारे पास है। तो इसने 10 लाख रुपए की शॉपिंग कर दी। जब बारी आई बिल देने की, चिंटू ने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में से कुछ निकला ही नहीं। सर ये क्या हुआ? चिंटू के पास तो यहाँ पे 12 लाख का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, तो ये पैसा कहाँ गया? 12 लाख का प्रॉफिट तो था। फिर चिंटू ने मुझे फोन करा कि सर ऐसा हो गया मेरे साथ। मैंने कहा अरे चिंटू, आपने P&L पढ़ लिया, बैलेंस शीट पढ़ लिया, कैश का हिसाब तो रख लेता, तेरे साथ धोखा हो गया। भाई साहब ये आपका जो प्रॉफिट आया 12 लाख, इसमें आप ये भूल गए कि आपकी बहुत सारी सेल उधार थी, अभी तो ये पैसा ही नहीं आया है। तो आपकी सेल तो हुई है, प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है। तो अगली बार चिंटू चप्पल खाने से बच जाए। इस दिन तो चिंटू के चप्पल जूते ज्वेलरी शॉप से लगते लगते घर तक आए। अगली बार चिंटू चप्पल खाने से बच जाए। तो मैंने चिंटू को बोला भाई साहब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एक चीज और बना लेना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे पास बेटा जी एक स्टेटमेंट है जो हम आज सीखने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको मदद करता है रिकॉर्ड रखने में। किस चीज का रिकॉर्ड? दो चीज का रिकॉर्ड, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, ठीक है। इनफ्लो और आउटफ्लो किस चीज का? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमारे पास क्या होता है बेटा जी, जब भी चिंटू को अपनी कैश की पोजीशन चेक करनी है तो वो एक स्टेटमेंट चेक कर सकता है जिसको वो क्या बोलता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? आप नोट नंबर 1 करके लिख सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हम लोग नोट्स बनाना शुरू करते हैं। हम लोग बनाएंगे नोट्स। सबसे पहला हम लोग मीनिंग लिख देंगे। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या दिखाता है? विच रिकॉर्ड्स द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है मेथड्स। कैश फ्लो बनाने के कितने मेथड्स होते हैं? तो बेटा जी कैश फ्लो दो मेथड्स के द्वारा बनाया जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आपको नहीं पढ़ना है। तो इन आवर सिलेबस हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को, ठीक है। उसके बाद सर कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आपने लिखा, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश तो हम जानते हैं, कैश तो हम सबको पता है। सर ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? व्हाट इज दिस कैश इक्विवेलेंट? तो यहां पे बेटा जी आपको एक चीज बताऊंगा मैं कि कैश क्या है हमारे पास, ये तो आप समझते हो, इसमें एक कैश आ जाता है। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? वो चीजें जो बिल्कुल कैश के समान है, कैश तो नहीं है लेकिन कैश के जैसा है, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, जैसे कि किसी भी तरीके का कोई चेक, कोई ड्राफ्ट, कोई बिल, ये सब कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके अलावा अगर आपके पास लिखा आ जाए मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट, तो याद रखना मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाए या करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए, इसको भी हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट मानना है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा, चेक ड्राफ्ट आ जाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। ये याद रखना, ये आपको पहला पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है सर? पॉइंट नंबर 4 बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारे पास कि कैश फ्लो में कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं, कैश फ्लो कितने पार्ट्स में तैयार होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कैश फ्लो कंसिस्ट्स ऑफ 3 एक्टिविटीज। कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। सर कौन सी 3 चीजें? सबसे पहला होता है हमारे पास
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला होता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा होता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा होता है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज को जब आप जोड़ देते हो, यानी कि A प्लस बी प्लस सी जब आप कर देते हो, तो आपके पास निकल के क्या आता है? जब आप A प्लस बी प्लस सी कर देते हो, आपके पास निकल के आता है टोटल इनफ्लो या आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में कितना इनफ्लो हुआ है या कितना आउटफ्लो हुआ है, इन तीनों को जोड़ के निकल के आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब आपको जो मेजर टास्क है, मेजर टास्क ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑपरेटिंग में जाती है। यानी फॉर एग्जांपल सेल्स है, तो सेल्स को ऑपरेटिंग में लिखूं, इन्वेस्टिंग में लिखूं या फाइनेंसिंग में लिखूं। अगर शेयर इशू करे तो ऑपरेटिंग में लिखूं, इन्वेस्टिंग में लिखूं, फाइनेंसिंग में लिखूं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा तो गया, तो इन्वेस्टिंग में लिखूं, ऑपरेटिंग में लिखूं, फाइनेंसिंग में लिखूं, कहां लिखूं? तो यही तो हम सीखने वाले हैं, है ना। तो हम लोग ये चीज धीरे धीरे सीख लेंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज कहां पे रिकॉर्ड करी जाती है, किस तरीके से किस चीज को कहां पे लिखना है और किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को सीखने के लिए आपको एक एक एक्टिविटी बहुत ही डिटेल में मेरे साथ साथ सीखनी होगी और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे साथ साथ आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इसके लिए हम ये नोट्स पूरे करेंगे और सारी चीजें बना के चलेंगे। अब आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। अब आपको पॉइंट नंबर 5, नोट नंबर 5 के साथ शुरू करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ हम लोग शुरू करेंगे और कैश फ्लो को धीरे धीरे एक्सटेंड करके सारा सीख लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के साथ शुरू करते हैं। सर सबसे पहले शब्द का मतलब क्या है, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, क्या चीजें आएगी यहाँ पे? देखो, फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो बिजनेस हो रहा है उसका पैसा कहां से आ रहा है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो पैसा फाइनेंस कहां से हो रहा है, इसका नाम ही है फाइनेंस कहां से आ रहा है। देखो नाम में लिखा ना फाइनेंसिंग, तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंस कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बिजनेस करने के लिए पैसा कहां से आया। तो फाइनेंसिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रिकॉर्ड्स, लिख लेना, इट रिकॉर्ड्स आइटम्स रिलेटेड टू। कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड करी जाती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? रिलेटेड टू नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास शेयर कैपिटल, एंड नंबर 2 ऑल द लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, यानी हमारे पास सभी लोन्स, या लॉन्ग टर्म क्या, सिर्फ लोन्स लिख लो आप, आपको और इजी हो जाएगा। शेयर कैपिटल और लोन्स, ये दो चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखी जाएंगी। भाई पैसा कहां से आएगा, या तो ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स। अगर आप ऑनर हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो शेयर कैपिटल। अगर आपने बोरो करा तो लोन। तो दो ही तो तरीके हैं, बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा है ना, कि या तो ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स। तो ऑनर्स फंड्स हैं तो शेयर कैपिटल, बोरोड फंड्स है तो लोन। अब देखो ये जो शेयर कैपिटल और लोन है, इसमें भी दो कैटेगरी बनती है। सर दो कैटेगरी कैसी? भाई एक कैटेगरी तो होगी इनफ्लो, यानी कि जहां पैसा आएगा, और एक कैटेगरी क्या होगी, आउटफ्लो, यानी कि जहां पैसा जाएगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में समझो कि दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों ही इसके अंदर ही आएगी, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। ठीक है, अब सर पैसा कब आएगा? अगर आपने शेयर इशू करे तो पैसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अगर आपने जनता को शेयर इशू करे तो आपके पास पैसा आया ना। तो इशू ऑफ शेयर सबसे पहली ऐसी आइटम है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। इशू ऑफ शेयर्स, कौन कौन से शेयर सर?
दोनों शेयर्स, इक्विटी शेयर्स भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी, ठीक है। और अगर आपने इनका पेमेंट कर दिया, बायबैक कर लिया इनको, तो पैसा चला जाएगा, तो वहां आउटफ्लो में लिखेंगे आप, इसको क्या लिखेंगे, बायबैक, या रिडेम्पशन भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मिर्जा भाई, आप इसको लिख सकते हो बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक हो गया। अब सर इन शेयर्स पे हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा, अगर भाई शेयर इशू करें हैं तो डिविडेंड भी दोगे ना इन पे, राइट। तो इशू ऑफ शेयर्स में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स, और जो आपने डिविडेंड दिया, डिविडेंड पेड भी यहीं पे आएगा, डिविडेंड पेड भी यहीं पे आने वाला है, ठीक हो गया। सर अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगा तो प्रीमियम भी तो यहीं पे आएगा, यस। अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेगा तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड भी यहीं पे आएगा, अगर आपने प्रीमियम पे इशू करे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहीं पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद सर अगर लोन लेके पैसा आया तो लोन वाला पार्ट भी यहीं आता है। लोन में भी दो चीजें बनती हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव। इनफ्लो में हम लोग लिख सकते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, और पेमेंट कब होगा, पैसा कब जाएगा, अगर हम लिखें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन का मतलब पेमेंट बेटा जी, ठीक है। सर अगर आपने ये डिबेंचर इशू करे हैं, लोन लिया है, तो इस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, यस बिल्कुल देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट दोगे वो भी आप यहीं पे लिखोगे कि इंटरेस्ट पेड भी यहीं पे आता है, इंटरेस्ट पेड भी हमारे पास यहीं पे आने वाला है, परफेक्ट है सर। सर क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम यहीं पे लिखेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो लोन की तरह ही होता है बैंक से, तो क्या हम बैंक ओवरड्राफ्ट को भी यहीं लिखेंगे, यस ये एक्सेप्शन है, याद रखना। यहाँ पे चाहे नोट करके भी लिख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ट्रेड क्रेडिट हो या कैश क्रेडिट हो, ट्रेड क्रेडिट या कैश क्रेडिट हो सकता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो या ट्रेड क्रेडिट, कैश क्रेडिट हो, आर पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लोन ले रहे हो, तभी तो बढ़ रहा है ना, पैसा आ रहा है। तो यहां पे लिखता हूं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो इधर लिखना, और अगर कम हो रहा है इसका मतलब आप पे कर रहे हो, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। सर कम होने का क्या मतलब हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल 2021 में आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का था, 2022 में एक साल बाद वही बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, 5,000 हो गया, तो कम खुद तो नहीं होगा, आपने पे करा होगा तभी कम होगा ना। तो अगर पे करा तो वो पैसा जाएगा। तो हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेनली ये चीजें आती हैं, जिसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि फाइनेंसिंग में दो चीजों से रिलेटेड आइटम्स आएंगी। सर कौन सी दो चीजों से रिलेटेड, चल जा भाई ऐसी क्या बात हो गई, नाराज है क्या मेरे से, कौन सी दो आइटम सर, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा लोन। अब शेयर कैपिटल में पैसा कब आएगा और कब गया इसका ध्यान रखना। पैसा कब आएगा, अगर मैंने शेयर इशू करे या फिर प्रीमियम मिला शेयर पे। सर पैसा कब जाएगा, जब मैंने इन शेयर्स का पेमेंट कर दिया, यानी बायबैक कर दिया, डिविडेंड दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर लोन लिया यानी इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या बैंक से लोन लिया तो ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। पैसा कब जाएगा, पेमेंट करा, इंटरेस्ट दिया, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कितनी आइटम्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आइटम्स आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। एक आदि कोई और हुई तो क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, बट रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस दो चीजें माइंड में सेट रखना कि फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, कि पैसा आएगा कहां से, फाइनेंस कहां से होगा, ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स। अब ऑनर्स या बोरोड फंड्स है तो किस तरीके से हम लोग उस चीज का हिसाब किताब लगाएं, तो ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स में शेयर कैपिटल या फिर लोन, सिंपल, ठीक है। ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। डन 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 डन। इसके बाद क्या होता है सर,
ये तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डन कर दिया, यानी हमारा ये वाला पार्ट डन। अब इस पे चलें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, ये जो नोट्स है ना भाई, ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एसेट होंगे कैश फ्लो में। देख लेना तुम एग्जाम से पहले कितनी मदद करेंगे ये। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आओ जी सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? नाम में ही लिखा हुआ है भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब इन्वेस्ट करना, कि आपका पैसा कहाँ लगा है, आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा है। तो हमारे पास इन्वेस्टिंग में भी दो चीजें बनती हैं, जैसे फाइनेंसिंग में मैंने आपको दो चीजें बताई ना, इन्वेस्टिंग में भी दो चीजें। सर कौन कौन सी दो चीजें? सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स, जिनको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्या? बेटा जी, करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ऊपर लिखवाया था ना, यहाँ पे चाहे हिंदी में लिख लेना अपने पास, करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सही है? तो इन्वेस्टिंग में दो चीजें हैं जी, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पैसा यहीं तो इन्वेस्ट करोगे, या तो कोई संपत्ति खरीदोगे, कोई फर्नीचर खरीदोगे, कोई बिल्डिंग खरीदोगे, कोई मशीनरी खरीदोगे, तो इसमें इन्वेस्ट करा ना। या फिर कोई इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, शेयर्स खरीदोगे, कोई शेयर इशू करा तो पैसा आया, फाइनेंसिंग का पार्ट है। शेयर खरीदा तो तुमने इन्वेस्ट करा किसी कंपनी में, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। हाँ या ना? समझ के चलो कैश फ्लो को, दिमाग लगा के चलो। क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा, मजा आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे लगता है मेरी YouTube पे मैं यूजुअली 20 मिनट तक का वीडियो बनाता हूँ, बट कैश फ्लो के सारे रूल्स नोट्स कराऊंगा, बेसिक्स कराऊंगा, शायद ये 40 मिनट तक जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। फिक्स्ड एसेट सीखते हैं। सर फिक्स्ड एसेट दो चीजें, पैसा आ रहा है या जा रहा है, या तो इनफ्लो यानी पॉजिटिव पैसा आएगा, आउटफ्लो यानी नेगेटिव पैसा जाएगा। सर अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीद लेता हूं या मैं कोई मशीन खरीद लेता हूं तो पैसा जाता है, तो सबसे पहले ए पार्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा आपने एसेट खरीदा तो पैसा गया, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, एसेट फ्लो नहीं बना रहे। तो एसेट खरीदा, पैसा गया। सर वही एसेट बेच दिया तो, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने एसेट बेचा तो पैसा आया। सही है या नहीं है? सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट में भी इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो कब होगा सर? जब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। आउटफ्लो कब होगा सर? जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में आता है, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आउटफ्लो में आता है। उसके बाद ये जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ भी खरीदा होगा, उस पर इंटरेस्ट तो आएगा ना, है ना, या डिविडेंड तो आएगा ना। सही बात है या नहीं है? तो हमने अगर कहीं इन्वेस्ट करा है, उस पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड, वो आप यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, और या फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी हमारे पास इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होता है। सर इन्वेस्टिंग का पार्ट क्यों होता है? क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है। पीछे क्या हुआ था, यहां पे इसमें आपने अगर शेयर इशू करे तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, याद रखना। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है। आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है वाइवा में,
लेकिन अगर डिविडेंड रिसीव्ड है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है बेटा, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें आज मैं पढ़ा रहा हूं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने कहीं इन्वेस्ट करा होगा तभी मिल रहा होगा ना बेटा। अगर आपने इशू करे हैं तो पे करना पड़ेगा, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, समझे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है ये ढूंढना कि सर ये सेल की अमाउंट कितनी है और ये परचेज की अमाउंट कितनी है। ये सेल या परचेज कैसे ढूंढा जाता है? हाउ टू फाइंड सेल एंड परचेज, हाउ टू फाइंड सेल एंड परचेज कैसे ढूंढा जाता है? तो सेल एंड परचेज ढूंढने के लिए बेटा हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। इसको ढूंढने का एक ही तरीका है, मेक अकाउंट्स। आप क्या करो, अकाउंट्स बनाओ। सर कौन से अकाउंट्स बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या तरीका होता है, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेनली मेरा काम आज बेसिक्स करवाना है, जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। तो दिस इज इन फैक्ट ऑल अबाउट कौन सा एक्टिविटी, ये सब हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। ठीक है जी। तो हमने 2 एक्टिविटीज पूरी करी बड़े शानदार तरीके से। हमने फाइनेंस, अरे चल जा भाई, तो क्यों रुक जाता है बीच में। हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर मेनली 2 चीजें आएंगी। कौन कौन सी 2 चीजें आएंगी सर? एक तो क्या 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 फाइनेंसिंग में शेयर कैपिटल और लोन्स। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, सर इसमें क्या क्या आएगा? फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में और पढ़ना है और हमारा कैश फ्लो के बेसिक्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आओ। इन्वेस्टिंग के बारे में चीज़ें बनाई आप लोगों ने, फाइनेंसिंग के बारे में चीज़ें बनाई आप लोगों ने। अब आप चीज़ें किसके बारे में बनाने वाले हो? नोट नंबर कौन सा आएगा मेरे भाई? नोट 6 हो चुके हैं। लो जी, ठीक है भाई, रुक गया भाई, रुक गया। मैं जल्दी बिल्कुल नहीं करूंगा, आराम आराम से करो। नोट नंबर 7, आप हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बेटा ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस के ऑपरेशंस, जिस चीज में आप डील करते हो, आपको डेटर से पैसा आ रहा है, आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो, आप माल बेच रहे हो, सब ऑपरेशंस, जिस चीज का आपका बिजनेस है वो सब पैसा इसमें आएगा। या ऐसे बोल दो कि जो जो चीजें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं आई वो सब इसमें आएंगी। सर जब भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? तो बेटा जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने के लिए याद रखना कि आपको क्या करना होगा। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे तो ऐसा लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको 3 चीजें मेनली कैलकुलेट करनी है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पार्ट्स में बनता है। सबसे पहला पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। सर ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल पता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से पहले, और उसके बाद लास्ट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या मतलब है? सिंपल, वर्किंग कैपिटल के बाद, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये हमारे पास
तीसरी चीज आ रही है। ठीक है जी, परफेक्ट है जी। आओ जी, अब इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले ना बेटा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आप नोट नंबर 8 पहले से ही बना लो। नोट नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी। कुछ लोग, अगर आप टीएस फॉलो करते हो तो वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी आ रहा होगा, बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज सफिशिएंट। क्या है अब यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है वो आफ्टर टैक्स दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैं एनपीबीटी बोल रहा हूँ। अगर मुझे एनपीबीटी कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, वो है करंट ईयर का प्रॉफिट। सबसे पहले जाओ जी भाई साहब, बाहर जाना है आपको। करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट ले लेना है आपको, बैलेंस शीट में मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, अभी क्वेश्चन कराऊंगा। करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास वो वैल्यू है कि टोटल मेरे पास इतना पैसा आया है इस साल में। सही है, इसके अंदर मैं 4 चीजें ऐड करने वाला हूं। इसके अंदर कितनी चीजें ऐड करने वाला हूं, 4। याद कर लो, TIPP टिप। क्या लिखने वाले हैं हम इसके अंदर, 4 चीजें, टिप, TIPP टिप। सबसे पहले टी क्या होता है, टी होता है हमारे पास ट्रांसफर टू रिजर्व। जितना भी पैसा रिजर्व में डाला हुआ है वो आप इससे ऐड कर दो। दूसरा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तीसरा प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। 4 चीजें आपको ऐड करनी है, आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। बस इसमें से एक चीज हटानी है, जो कि क्या है, रिफंड ऑफ टैक्स। माइनस करना है रिफंड ऑफ टैक्स, ये आपको माइनस करना है। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 4 चीजें इसके अंदर आपको ऐड बैक कर देनी है। वापस से क्या ऐड बैक कर देनी है, देखो ये टैक्स के बाद था तो हमने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया जो चीज इसमें से माइनस हो चुकी थी। जैसे सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाला हुआ है। इंटरिम डिविडेंड, अगर साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया था। प्रपोज डिविडेंड, जो प्रपोज कराया। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपका टैक्सेस थे, वो सब वापस जोड़े तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ रहे हो। और अगर कोई रिफंड आया तो वो हटा दिया, क्योंकि वो पिछले साल का होगा, वो हटा दिया। तो एनपीबीटी कैसे कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्लस टिप माइनस रिफंड। ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, ये नोट करो। डन हो गया, चलो अब वापस से इस पे आते हैं। आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आ गया। अब आपको नेट प्रॉफिट से कहां जाना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बहुत शानदार। एज्यूम करो कि हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा जी क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज मेरी एक बार क्लास 11th की ट्रेडिंग P&L वाली वीडियो देखना, आपको क्लैरिटी आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत किसके साथ होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इधर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम यहां पे खर्चे लिखते हैं, जिन खर्चों को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, जो हमारे जनरल डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस का पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो हम लिख देते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स। यहां पे तो आपके पास जो वैल्यू आती है उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो, आप उसको बोलते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो वैल्यू यहां पे आती है, उसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो। ये हमारा पहला काम खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं।
इसको नीचे लेके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आ गया, ठीक है। और फिर हम नॉन ऑपरेटिंग लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इधर लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अब जो वैल्यू आएगा उसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट, उसको आप बोलते हो नेट प्रॉफिट। तो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना बेटा, जो अभी तुम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप यहां पे खड़े हुए हो नेट प्रॉफिट पे, और आप क्या ढूंढ रहे हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे हो। ऐसा है या नहीं है, फॉर्मेट में चेक करो। आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खड़े हुए हो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना चाहते हो। अब इसमें एक हम हाइपोथेटिकल फिगर्स वैल्यूज फिल करते हैं। सपोज नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50,000 के हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 की है, और आपको ये वैल्यू बैलेंस पे निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, ये बैलेंस कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे, इसका सम करोगे। 1 लाख प्लस 50 इज 150,000, इधर भी 150 आएगा, 150 में से 30 हटाओगे तो यहां का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 120,000। तो यार मैंने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला, कैसे कैलकुलेट करा मैंने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाउ आई कैलकुलेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए मेरी थोड़ी सी मेहनत लगी। वो क्या मेहनत थी, मैंने करा नेट प्रॉफिट ये प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब सर जो भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, भले ही खर्चों से पैसा बाहर जाता है, लेकिन क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ रहे हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन्स को माइनस करना पड़ेगा। बेटा रटवा सब देते हैं, मीनिंग कोई नहीं बताता कि ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने तुम्हें क्या बोला था इंट्रोडक्शन में, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस प्लस होने वाले हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होने वाली है। सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया। आओ जी अब इसको लिख देते हैं। यहां पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहां पे हम ऐड करने वाले हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और लेस क्या करने वाले हैं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आप डेप्रीसिएशन लिख लो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिख लो, इस तरीके की चीजें, ठीक है। कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह लिख लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, वो यहीं पे आ जाता है, ओके। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की अगर हम बात करें तो आप क्या माइनस करने वाले हो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, और इंटरेस्ट डिविडेंड पेड यहां ऊपर आ जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए। अब वर्किंग कैपिटल से पहले आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करो, तो यानी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की होगी। यहाँ पे याद रखना बेटा, जो ऐड होता है लायबिलिटीज के साथ सीधा सीधा रिलेशन है, लायबिलिटी के साथ प्रॉफिट सीधा सीधा जाएगा। लायबिलिटी बढ़ गई तो आप भी प्लस कर देना, लायबिलिटी कम हो गई तो आप भी माइनस कर देना। एसेट के साथ उल्टा जाएगा, बढ़ा तो आप माइनस करना, कम हुआ तो आप प्लस करना। कौन से एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। तो ऐड क्या करना है, ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो आप भी बढ़ाओ प्लस कर दो, कम हो रही है तो आप भी घटाओ माइनस कर दो। करंट एसेट के साथ उल्टा, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो प्लीज आप उसको ऐड करना, ये चीजें प्लस होंगी, ये ऐड होंगी, और इंक्रीज इन करंट एसेट, ये तीनों चीजें माइनस होंगी।
सही है। तो ये करने के बाद आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो इसके अंदर जो चैलेंज है ना बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसके क्वेश्चन से तुम्हें क्लैरिटी आएगी। फिलहाल फॉर्मेट बना लो, नोट्स बना लो। वो क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आना चाहिए, वो मैंने सिखाया। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप माइनस रिफंड। उसके बाद ये सब प्लस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस लॉसेस, लेस करनी है नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स गेन्स। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को एडजस्ट करोगे, आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। बिल्कुल लास्ट में जब ये भी आ गया, इसमें से आपको इनकम टैक्स माइनस कर देना है। इनकम टैक्स पेड ये आप यहां से माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। समझे? ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है और आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसे बनता है। ठीक हो गया बेटा जी, सही हो गया। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो क्या होता है सर? नोट नंबर 9, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी किताब में बहुत बड़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ होगा, बट मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग लिखने क्या वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनने वाला है, फाइनल अमाउंट क्या आने वाला है, कैसे होता है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करा। जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो आपको पता है कि आपके पास 3 हेडिंग्स हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सर सबसे पहली कौन सी चीज़ है? सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको मैंने नोट बनवा दिया। ठीक है। उसके बाद आप इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस और लेस करते हो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। तो आपके पास क्या निकल आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब आपने यहाँ पे ये ऐड करा, ये सब्ट्रैक्ट करा, तो जो वैल्यू आया इस वैल्यू को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है। फिर आप करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट क्या है? अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो आप भी बढ़ा दो, और अगर करंट लायबिलिटी कम हुई तो आप भी घटा दो। करंट एसेट अगर कम हुआ तो आप प्लस कर देना, करंट एसेट अगर बढ़ गया तो आप माइनस कर देना। ठीक है। यानी कि 2 चीजें प्लस और 2 चीजें माइनस। ये सब करने के बाद एक फाइनल वैल्यू यहाँ पे प्लस या माइनस होगी। ये होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको हम यहां लिखते हैं। ठीक है। लास्ट में आपको लेस करना है यहां से इनकम टैक्स, ये आपको यहां से लेस करना है। अब जो वैल्यू आएगी आपके पास वो फाइनल अमाउंट है जो बाहर जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। ये आपका सबसे पहला पार्ट बना। इसको हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो या फिर कैश यूज्ड। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम इसको कैश यूज्ड बोल देंगे इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन हो गया। फिर उसके बाद आपका बी पार्ट क्या बनता है? बी पार्ट बनता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको मेन 3 4 5 आइटम्स लिखवाई। ठीक है। वही सभी आइटम्स ए बी सी डी ई एटसेट्रा, वो सभी आइटम्स यहाँ पे प्लस माइनस होके एक फाइनल वैल्यू होगी जो बाहर जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में मेनली 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताया, एक तो फिक्स एसेट से रिलेटेड और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फिर तीसरा आप क्या बनाओगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेनली 2 चीजें,
एक तो शेयर कैपिटल और एक लोन्स। इन दो चीज़ों से रिलेटेड आइटम्स प्लस माइनस होगी और एक फाइनल अमाउंट आएगी जो बाहर चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमारे पास तीन चीज़ें आई, ये ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग। इसके बाद आप तीनों का सम करोगे, जिसको आप बोलोगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन तीनों का सम, ये ए, ये बी और ये सी, इन तीनों का सम करोगे और यहां पे आप एक फाइनल अमाउंट लिखोगे जिसको बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर आप इसमें क्या जोड़ते हो, आप इसमें ऐड करते हो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कहाँ से आते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, वो आप यहाँ पे प्लस करते हो। तो जो आपके पास फाइनल अमाउंट आता है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपके पास होता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये आपका बेटा जी पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है जो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को फाइनल करके आपकी बुक्स में दिया हुआ है। बोर्ड भी हमारा बेचारा आज ठंड लग गई है, इसको बहुत स्लो चल रहा है, चल जाए यार। तो ये हमारे पास गाइज एक पूरा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और हमने बहुत सारे नोट्स आज बनाए हैं कैश फ्लो के। मुझे उम्मीद है कि आपको 9 नोट्स आपने अच्छे से बनाए होंगे, और आप जैसे जैसे अब क्वेश्चन करते जाओगे ना, आपको क्लैरिटी होती चली जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अपने नोट्स पूरे करो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कैश फ्लो के नोट्स बना के क्लैरिटी आई या नहीं आई, मजा आया नहीं आया। चैप्टर प्रैक्टिस मांगेगा, 3 वीडियोस के बाद तुम लोग बहुत एक्सपर्ट फील करोगे अपने आप को, तुम्हें बहुत आसान लगेगा। बस 3 वीडियो का वेट करना, जल्दी मत करना। आज का पार्ट हो गया, कल का पार्ट, परसों का पार्ट, तुम्हें मजा आ जाएगा। बट ये जो पार्ट मैंने तुम्हें आज कराया, इससे तुम्हारा पूरा कैश फ्लो एक तरीके से प्रिपेयर हो गया। पूरा कैश फ्लो मैंने करा दिया, अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है और कुछ एडजस्टमेंट सीखनी है। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, कल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा और जानेंगे और शानदार अपना कैश फ्लो के बेसिक्स मजबूत करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।